Hello, student. This is Abdullah Momin, and here I am with a new topic that is dual nature of radiation and matter. तो हम ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं इस वीडियो में, और ये चैप्टर हिंदी लैंग्वेज में होने वाला है। तो बेसिकली जो सबसे पहली चीज आपकी टेक्स्ट बुक में दी है वो है कैन यू रिकॉल, और ये सेक्शन में टोटल 7 क्वेश्चन दिए हैं जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। हम आज के वीडियो में हर क्वेश्चंस का आंसर क्विकली रिवाइज करने वाले हैं, तो ये वीडियो को एंड तक देखो एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ। तो स्टार्ट करते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल का मतलब होता है दो नेचर रहेगा। किसका दो नेचर रहेगा? रेडिएशन का दो नेचर रहेगा और मैटर का दो नेचर रहेगा। रेडिएशन और मैटर होता क्या है और ये दो नेचर कौन कौन से है उसकी बात कर लेते हैं हम। जब आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो ना, यूनिवर्स, सराउंडिंग में जो भी चीज देख रहे हो, अभी आप अपने मोबाइल में देख रहे हो, मोबाइल से कुछ लाइट आ रही है जो तुम्हारे मुंह पे इंसिडेंट हो रही है। दिस लाइट इज इंसिडेंट ऑन योर फेस। वो लाइट जो वहां से एमिट हो रही है वो तुम्हारे फेस पे इंसिडेंट हो रही है। मोबाइल फोन आप हाथ में पकड़े हो, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है, तो और भी बहुत सारी चीजें होगी तुम्हारी सराउंडिंग में। तो ये यूनिवर्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पूरी की पूरी यूनिवर्स है ना, उसमें जो भी चीज है उसको हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। यूनिवर्स में जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, वो सब चीज को दो कैटेगरी में हम रख देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज योर रेडिएशन। एक कैटेगरी हम रेडिएशन की बनाते हैं। रेडिएशन क्या है? तो रेडिएशन इज नथिंग बट वेव। रेडिएशन को अगर एक सिंपल वर्ड में मैं बोलूंगा तो वेव बोल सकते हैं अभी स्टार्ट करने के लिए। बाकी चैप्टर में आगे आप पढ़ते जाओगे और डिटेल में रेडिएशन। तो रेडिएशन को अभी सबसे अच्छे से हम कैसे समझ सकते हैं? वेव। आप मोबाइल फोन लिए हो या कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे हो, वो स्क्रीन से कुछ लाइट आ रही है, तो वो लाइट कौन से फॉर्म में आ रही है? वेव के फॉर्म में आ रही है। सुबह सुबह आप उठते हो, सन से लाइट आती है, वो कौन से फॉर्म में आती है? वेव के फॉर्म में आती है। सन से हीट आता है, राइट? हीट एनर्जी भी सन से आ रही है। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। तो वहां से जो हीट आ रही है वो भी कौन से फॉर्म में आ रही है? वेव के फॉर्म में आ रही है। तो जो सन से लाइट आ रही है, जो आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन में से लाइट आ रही है, जो सन से हीट आ रही है, वो सबको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? रेडिएशन की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद एक और कैटेगरी हम देखते हैं, वो है मैटर की कैटेगरी। अब मैटर किसको बोलेंगे? अब सन इज अ मैटर। सन क्या है? मैटर है। बट वो जो लाइट एमिट कर रहा है, लाइट अर्थ की सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, वो रेडिएशन है। ऐसे ही आप मोबाइल फोन जो हाथ में लिए हो, तो जो मोबाइल है आपका या कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठे हो, जो कंप्यूटर या लैपटॉप है वो मैटर है। बट उसके स्क्रीन में से जो रेज निकल रही है ना, वो क्या है? रेडिएशन है। तो मोबाइल फोन मैटर है, मोबाइल फोन के स्क्रीन में से जो लाइट निकल रही है वो क्या है? रेडिएशन है। अभी तो ये आपके सराउंडिंग। अब आप अपने सराउंडिंग में बैठे होगे, घर में, आपके घर में सोफा होगा, कबाट होगा, टीवी होगा, वो सब कौन सी कैटेगरी में आएगा? मैटर की कैटेगरी में आएगा, राइट? बट जब आप रात होती है, लाइट ऑन करते हो, ट्यूबलाइट में से क्या आता है? रेज आता है। तो वो जो रेज है उसको हम किसकी कैटेगरी में रखने वाले हैं? रेडिएशन की कैटेगरी में रखने वाले हैं। तो बेसिकली हम रेडिएशन किसको बोल रहे हैं? रेडिएशन हम बोलेंगे रेडिएशन हैज अ वेव नेचर। रेडिएशन का नेचर क्या होता है? वेव नेचर होता है। और मैटर का नेचर क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है, राइट? अगर मोबाइल के स्क्रीन में से रेज आ रही है आपके मुंह पे,
तो वो चलता है। बट अगर वही मोबाइल फोन आपके मुंह पे पड़ेगा तो वो क्या हो गया, पार्टिकल हो गया, पार्टिकल नेचर है, वो कुछ मास है, उसका कुछ मास ऑक्यूपाई, कुछ मास है तो पार्टिकल, मास नहीं है तो वेव। जो लाइट आ रही है मोबाइल के स्क्रीन में से वो वेव नेचर की होती है, और तुम जो मोबाइल लिए हो हाथ में वो क्या है, पार्टिकल नेचर का है। तो ये वेव नेचर को समझना कैसे, हम कौन कौन सी दो कैटेगरी तो बनाए हैं, हम एक रेडिएशन की कैटेगरी बनाए हैं और एक मैटर की कैटेगरी बनाए हैं। हम बोल रहे हैं रेडिएशन का नेचर क्या होता है, वेव नेचर की होता है। तो ये वेव नेचर कैसे समझेंगे और क्या क्या चीज हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि वेव नेचर है। तो वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर रेडिएशन को हम वेव बोल रहे हैं तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, इट हैज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। रेडिएशन वेव नेचर का होता है, और वेव नेचर कब बोलेंगे हम, जब उसकी वेवलेंथ रहेगी और फ्रीक्वेंसी रहेगी। वेवलेंथ को हम बहुत डिटेल में पढ़े हैं। अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को आपको अच्छे से समझना है तो ये लास्ट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का वीडियो मिल जाएगा तुमको यूट्यूब पे, वहां पे देख लो। इंट्रोडक्शन पार्ट में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर वेव है तो वेव के पास वेवलेंथ होगी और फ्रीक्वेंसी होगी। ये चैप्टर में आगे भी हम ये डिस्कस करेंगे, वेव और फ्रीक्वेंसी क्या है बहुत डिटेल में। उसके बाद अगर हम वेव बोल रहे हैं ना, तो वेव के पास मास नहीं होता, इट हैज नो मास। एक वेव जब ट्रैवल करती है, एक एनर्जी ट्रैवल करती है, तो उसका मास नहीं होता, और उसके पास क्या होता है, इट हैज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर वेव नेचर है तो उसके पास वेवलेंथ रहेगी, अगर वेव नेचर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और उसका मास नहीं होगा। तो हम कौन से एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लाइट। और हम इसको क्या बोलते हैं, लाइट क्या है, एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इंफ्रारेड होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, एक्स रेज होती है, गैमा रेज होती है, माइक्रोवेव होती है। उसमें से एक होती है विजिबल लाइट। एक क्या होती है, विजिबल लाइट, जो हमको दिखती है। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल ले लिए, जो विजिबल लाइट है, जब ट्यूबलाइट आप चालू करते हो तो उसमें से जो लाइट निकल रही है उसके पास वेवलेंथ रहता है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, और उसका मास नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे, ये लाइट जो है, या जो भी जितने भी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो मैं नाम ले रहा हूँ, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्स रेज, गैमा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और ये सब वेव नेचर शो करती है, और ये सब को हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, रेडिएशन की। तो ये पूरा की पूरा हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। रेडिएशन का नेचर क्या है, वेव नेचर है। और फिर हम क्या देखते हैं हमारी सराउंडिंग में, कि मैटर भी है। मैटर क्या है, तो मैटर का नेचर हम बोलेंगे पार्टिकल नेचर है। मैटर का नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है। अब ये पार्टिकल नेचर है तो ये कैसे समझ में आएगा कि पार्टिकल नेचर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर वो पार्टिकल है तो उसके पास वेवलेंथ नहीं रहेगी, राइट। हम बोलेंगे वेव नेचर के पास, अगर वेव नेचर है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी। बट अगर पार्टिकल नेचर है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नहीं होगी उसके पास। अब जब वेव नेचर है तो उसका मास नहीं है, बट अगर पार्टिकल नेचर है तो उसका मास होगा, और अगर मास होगा तो उसका मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। जब आप मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो टर्म मिलता है हम उसको मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम इज डिपेंड्स अपॉन मास। अगर मास है तो मोमेंटम होगा, अगर मोमेंटम है तो मास होगा। बट कौन से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम। तो कौन सा पार्टिकल है जिसके पास मास भी है और जिसके पास वेलोसिटी भी है? तो हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। अब सबको पता है एटम्स इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपको न्यूक्लियस में मिलते हैं, बट न्यूक्लियस के बाहर जो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, मतलब मोशन में है। अगर ये मोशन में है तो इसके पास वेलोसिटी भी होगी, वेलोसिटी भी है और मास भी है, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा? मोमेंटम होगा। तो हम बोलेंगे पार्टिकल, मैटर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे बेसिक पार्टिकल ले लिए, सबसे स्मॉल पार्टिकल ले लिए हम यूनिवर्स का, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है मैटर को, और ये जो लाइट है ये रिप्रेजेंट करती है रेडिएशन को। रेडिएशन का नेचर है वेव नेचर, और मैटर का नेचर है पार्टिकल नेचर। अब चैप्टर का नाम क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर मतलब दो नेचर, और यहाँ पे इतनी देर से जो भी हम पढ़ रहे हैं वो दो नेचर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। कौन कौन से नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं हम? वेव नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं और पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब ये जो भी चीज अभी सामने तुम्हारी स्लाइड पे दिख रही है, तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रही है, हम उससे क्या बता सकते हैं कि ये जो रेडिएशन है इसका वेव नेचर होता है, और ये जो मैटर है इसका पार्टिकल नेचर है। बट हमको ये चैप्टर में पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, कि रेडिएशन का दो नेचर है। दो नेचर कौन कौन सा? वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो अब रेडिएशन का वेव नेचर तो हमको समझ में आता है। अभी जो भी मैं 10 मिनट 15 मिनट में बोला हूं, अगर तुम लोग अच्छे से ध्यान से सुने हो, एग्जाम्पल्स वगैरह अच्छे से सुने हो, तो तुमको पता चल जाएगा कि रेडिएशन के पास वेव नेचर होता है। बट हमको ये चैप्टर में पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के दो नेचर पढ़ना है। तो वेव नेचर तो सबको पता है, बट रेडिएशन कैसा बिहेव करेगा? पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करेगा। रेडिएशन हैज टू नेचर। कौन कौन से नेचर रहेंगे? एक वेव नेचर रहेगा और एक पार्टिकल नेचर रहेगा। तो वेव नेचर तो हमको समझ में आता है, बट अगर रेडिएशन को हमको ये बताना है इट इज अ पार्टिकल नेचर, तो हमको क्या बताना पड़ेगा? उसके पास मास है या मोमेंटम है। तो रेडिएशन का अगर हम मोमेंटम या मास बता देते हैं, रेडिएशन का अगर हम मोमेंटम या मास बता देते हैं, तो हम क्या प्रूफ कर देंगे कि रेडिएशन का नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम पढ़े हैं मैटर। मैटर का नेचर कैसा होता है? पार्टिकल नेचर होता है। बट हमको ये चैप्टर में ये नहीं पढ़ना है, एक सिंगल नेचर नहीं पढ़ना है, हमको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब मैटर का भी दो नेचर पढ़ना है। वो कौन कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर तो हमको समझ में आता है कि मैटर का जो भी है पार्टिकल नेचर क्या है। बट अब हमको यहाँ पे ये पढ़ना है कि मैटर कैसा बिहेव कर रहा है? वेव के जैसा बिहेव कर रहा है। मैटर इज बिहेविंग लाइक अ वेव। तो अगर मैटर का वेव नेचर बताना है तो हमको क्या बताना पड़ेगा? कि मैटर के पास वेव लेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है। मैटर के पास क्या होता है? वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे ये चैप्टर में हम दो ही नेचर पढ़ने वाले हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। ये है आपका डुअल नेचर।
दो नेचर की बात कर रहे हैं ना हम। चैप्टर का सबसे पहला वर्ड क्या है? डुएल, मतलब दो। डुएल नेचर, दो नेचर। कौन कौन से दो नेचर पढ़ने वाले हम? एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। डुएल नेचर ऑफ व्हाट? डुएल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के दो नेचर होंगे। कौन कौन से नेचर होंगे? वेव नेचर भी होगा, वेव के जैसा भी बिहेव करता है, और पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करते हैं। ये चैप्टर के आगे के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। और मैटर का भी क्या है? डुअल नेचर है। कौन कौन सा दो नेचर है? पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है। तो मैटर हैज डुअल नेचर। पार्टिकल नेचर हमको पता है, हमको बस ये प्रूफ करना है कि मैटर वेव के जैसा भी बिहेव करता है। और वेव के जैसा कब बिहेव करेगा? जब उसके पास वेव लेंथ रहेगी और फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो हम बेसिकली मैटर की वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे और ये प्रूफ कर देंगे कि मैटर वेव के जैसा बिहेव कर रहा है। और रेडिएशन का मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। रेडिएशन का क्या फाइंड आउट करने वाले हैं हम? मोमेंटम। जब हम रेडिएशन का मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या प्रूफ कर देंगे? कि रेडिएशन हैज अ पार्टिकल नेचर। मतलब रेडिएशन वेव नेचर तो है, और वो साथ साथ में अगर उसके मोमेंटम है तो वो पार्टिकल के जैसा भी बिहेव कर रहा है। ऐसे ही मैटर पार्टिकल नेचर है, बट अभी हमको क्या प्रूफ करना है? कि ये वेव के जैसा भी बिहेव करता है क्या? तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वेवलेंथ। हम मैटर की वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। और मैटर को रिप्रेजेंट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये चैप्टर में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है क्या। अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो इलेक्ट्रॉन हैज शोइंग बोथ नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो हम बोलेंगे दिस इलेक्ट्रॉन हैज डुअल नेचर। तो दैट इज नथिंग बट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैटर का भी दो नेचर पढ़ने वाले हैं और रेडिएशन का भी हम दो नेचर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा नेचर पढ़ने वाले हैं? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो आई होप तुमको समझ में आया रहेगा कि ये हम चैप्टर में अभी क्या पढ़ने वाले हैं ना, उसकी बस एक समरी देखे। क्या है चैप्टर का नाम वो समझे है। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर मतलब दो नेचर। कौन कौन से नेचर पढ़ने वाले हैं? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। रेडिएशन का दो नेचर होता है, वेव और पार्टिकल। मैटर का भी दो नेचर है, वेव और पार्टिकल। तो स्टार्टिंग जब किए थे, ये स्लाइड जैसे ही आई थी, तो हम क्या बोले थे? यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, रेडिएशन एंड मैटर। बट अब हम क्या बोल रहे हैं? रेडिएशन वेव के जैसा भी बिहेव कर रहा है और पार्टिकल के जैसा भी, और मैटर भी वेव के जैसा भी बिहेव करता है और पार्टिकल के जैसा भी। तो हम बोलेंगे ये जो यूनिवर्स दो चीजों से मिलके नहीं बनी है, यूनिवर्स एक ही चीज है। वो डुअल नेचर, वेव और पार्टिकल सब एक ही है। वेव और पार्टिकल क्या है? सब एक ही चीज है। एक डुअल नेचर पढ़ने वाले हैं, बट बोथ नेचर इज कनेक्टेड टू ईच अदर। उसको हम एज अ होल पढ़ेंगे। वेव और पार्टिकल दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो ये चैप्टर के स्टार्टिंग है, हो सकता है तुमको बहुत सारी चीज नहीं समझी रहेगी, बट जैसे जैसे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि फर्स्ट स्लाइड में मैं जो जो बोला हूं वो सब चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जितना भी आप टर्म सुने हो ये सब चैप्टर के आगे के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, दो सेक्शन में डिवाइड किए हैं ये चैप्टर को। तो सेक्शन 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा लेक्चर कैसे जाएगा? तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी द इंट्रोडक्शन पार्ट। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ये सेशन 1 है, पार्ट 1 है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का दो पार्ट में पढ़ने वाले ये चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट में हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हो सकता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े रहो।
उसके बाद वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव पार्टिकल डुअलिटी, डुअलिटी मतलब दो, कौन सी दो चीज, वेव और पार्टिकल, है ना। तो यही वेव और पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रो रेडिएशन का वेव और पार्टिकल नेचर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो फोटो सेल पढ़ेंगे, बट इसके बाद पार्ट 2 भी रहेगा चैप्टर का, वो पार्ट 2 ये पार्ट 1 खत्म होने के बाद पढ़ेंगे। तो अभी हम ये जो पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन का पार्ट आप जब टेक्स्ट बुक देखोगे ना, तो टेक्स्ट बुक में जैसे ही चैप्टर की हेडिंग दी रहती है उसके नीचे ना एक और सेक्शन दिए रहता है, कैन यू रिकॉल। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब टेक्स्ट बुक में क्या बोल रहे हैं वो तुमको रिकॉल करने बोल रहे हैं। रिकॉल करने का मतलब है याद करना। तुमको याद है क्या, कैन यू रिमेम्बर दिस क्वेश्चन। मतलब अगर वो बोल रहे कैन यू रिकॉल, आप फिर से याद आ रहे क्या आपको कुछ। मतलब ये सब जो भी जितने भी क्वेश्चन दिए यहाँ, टोटल 7 क्वेश्चन दिए हैं, ये सब क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में। प्रीवियस क्लास में ये सब पढ़ चुके हो, बट टेंशन मत लो, यहाँ पे हम फिर से एक बार रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रेडिएशन। तो इसको देख लेते हैं, रेडिएशन क्या होता है। तो रेडिएशन का मतलब होता है, रेडिएशन इज द emission or transmission of energy in the form of a particle or wave। रेडिएशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है। किसका एमिशन हो रहा है, पार्टिकल और वेव का। कौन से फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। तो वेव को तो एनर्जी बोलते हैं, पार्टिकल के पास भी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो एमिशन ऑफ पार्टिकल और वेव इज नथिंग बट रेडिएशन। रेडिएशन को अगर एक सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है तो आप क्या बोलोगे, एमिशन ऑफ अ पार्टिकल और वेव। अब ये पार्टिकल और वेव कैसे एमिट होते हैं, तो रेडियो एक्टिव एटम्स के बारे में आप पढ़े हो, रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, ये सब हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल मतलब ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एमिट करते रहते हैं। और ये एमिट क्या करते हैं, पार्टिकल एमिट करते हैं और वेव एमिट करते हैं। तो ये जो वेव एमिट कर रहा है ये न्यूक्लियस, ये रेडियो एक्टिव एटम है, उसका न्यूक्लियस है। वो न्यूक्लियस में से क्या निकल रही है, ऊपर वेव निकल रही है। ये वेव के जैसा दिख रहा है ना, तो ये वेव निकल रही है। और यहाँ पे क्या निकला है, ये पार्टिकल एमिट हुआ है। तो अगर एक एटम में से एमिशन हुआ है वेव का, एमिशन हुआ है पार्टिकल का, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, रेडिएशन हुआ है। रेडिएशन इज नथिंग बट द एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टिकल और वेव। रेडिएशन क्या है, एमिशन है एनर्जी का। कौन से फॉर्म में, या तो पार्टिकल एमिट होगा तब भी हम बोलेंगे रेडिएशन हुआ, या तो वेव एमिट हो रही है तब भी हम क्या बोलने वाले हैं कि एमिशन हो रहा है। तो रेडिएशन इज द एमिशन ऑफ पार्टिकल और वेव। हम रेडिएशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो अभी हम टाइप्स ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रेडिएशन, 2 टाइप के रेडिएशन होंगे। अगर पार्टिकल एमिट हो रहा है तो हम उसको पार्टिकल रेडिएशन बोलेंगे। पार्टिकल रेडिएशन क्या है, एमिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस में से अगर पार्टिकल एमिट हो रहा है तो हम उसको पार्टिकल रेडिएशन बोलेंगे। अब कौन कौन से पार्टिकल एमिट होते हैं न्यूक्लियस में से, तो अल्फा पार्टिकल एमिट होता है कुछ न्यूक्लियस में से, कुछ न्यूक्लियस में से प्रोटॉन एमिट होता है, कुछ न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन भी एमिट्स करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वेव निकल रही है या पार्टिकल निकल रहा है। तो अगर पार्टिकल का एमिशन हो रहा है तो हम उसको पार्टिकल रेडिएशन बोलने वाले हैं। पार्टिकल रेडिएशन मतलब एमिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ
एटम, एटम के न्यूक्लियस में से क्या निकल रहा है, पार्टिकल, तो उसको पार्टिकल रेडिएशन बोलेंगे। ये फर्स्ट टाइप ऑफ रेडिएशन है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, एमिशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट जो सबसे लेफ्ट में एक पार्टिकल रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन बोला है ना, मतलब यहाँ पे क्या एमिट हो गया, अल्फा पार्टिकल। ये जो बीच में बड़ा सी सर्कल देख रहे हो, ब्लू स्फीयर्स और रेड स्फीयर्स, ये न्यूक्लियस है। और ये ब्लू और रेड स्फीयर्स क्या डिनोट कर रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ये डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फा रेडिएशन हुआ, मतलब अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, तो ये है पार्टिकल रेडिएशन। फिर ऐसे ही बीटा रेडिएशन भी होता है। बीटा रेडिएशन का मतलब क्या है, बीटा पार्टिकल एमिट होने वाला है। उसके बाद गैमा रेडिएशन होता है। गैमा रेडिएशन मींस ये गैमा रेस को एमिट करेगा। तो अब रेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो यहाँ पे वेव एमिट हो रही है, गैमा वेव। तो ये सेकंड टाइप का रेडिएशन है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव एमिट होती है। कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट हो रही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में विजिबल लाइट भी होती है और इनविजिबल लाइट भी होती है। ये जो एग्जाम्पल देख रहे हो, एक न्यूक्लियस में से एक्सरे एमिट होगा, इनविजिबल लाइट है। ये कब एमिट होगी, आपको दिखेगा नहीं। गैमा रेज एमिट हो रही है, ये इनविजिबल लाइट है। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव। तो ये जो ब्रैकेट में एग्जाम्पल दी है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेडिएशन, दो टाइप के रेडिएशन हो गए। एक पार्टिकल रेडिएशन हो गया, अगर पार्टिकल एमिट हुआ तो उसको हम पार्टिकल नेचर रेडिएशन बोलेंगे। उसके एग्जाम्पल क्या है, अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ तो अल्फा रेडिएशन, बीटा पार्टिकल का रेडिएशन हुआ, एमिशन हुआ तो बीटा रेडिएशन। अब सेकंड टाइप ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस द एमिशन ऑफ वेव फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में से अगर वेव निकल रही है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एग्जाम्पल क्या है, एमिशन ऑफ एक्सरे। एक्सरे कहाँ से निकलती है, ये न्यूक्लियस में से निकलती है। गैमा रेस कहाँ से निकलती है, न्यूक्लियस में से। तो ये जो रेज है ये न्यूक्लियस में से निकल रही है, और ये रेज कौन सी रेज है, वेव के फॉर्म में निकलती है। तो वेव के फॉर्म में अगर निकल रही है तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे। तो रेडिएशन क्या है, सबसे पहले तो हम रेडिएशन की डेफिनेशन देखें कि एमिशन ऑफ पार्टिकल और वेव। तो अब उसके बेसिस पे दो टाइप कर लिया, अगर पार्टिकल एमिट हो रहा है तो पार्टिकल रेडिएशन, और अगर वेव एमिट हो रही है तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब है एमिशन ऑफ वेव। पार्टिकल रेडिएशन के एग्जाम्पल क्या है, अल्फा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एग्जाम्पल क्या है, एक्सरेज का एमिशन हो रहा है या गैमा रेज का एमिशन हो रहा है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन। ये दो टाइप के रेडिएशन होते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इससे जस्ट पहले हम डेफिनेशन देखे, एग्जाम्पल देखे। क्या पढ़े थे डेफिनेशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation is emission of energy in the form of wave from the nucleus of an atom. एक न्यूक्लियस है, अगर उसमें से वेव निकल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वेव निकल रही है, एक्चुअल में ये होती क्या है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ फोटोन that have energy but no mass or charge. Photon is a particle or quanta that contains energy, or we can say that it is a packet of energy.
तो ये जो भी वेव देखते हो ना आप, मतलब वेव एक ही टाइप की दिखती है हमको, विजिबल लाइट। अगर वो विजिबल है तो हमको दिखेगी, अगर इनविजिबल है तो नहीं दिखेगी। तो ये वेव्स में क्या होता है, वेव्स में होता है फोटोन, ये नाम याद रखना है। क्या होता है, फोटोन होता है। वेव्स कंसिस्ट ऑफ अ फोटोन। और उसके बाद आगे क्या बोला है, दैट हैव एनर्जी, इसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है, बट इट हैज नो मास और चार्ज, चार्ज नहीं होता, मास नहीं होता। फोटोन इज अ पार्टिकल और क्वांटा, इसको पार्टिकल बोलेंगे। अब बहुत सारे पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं, न्यूट्रॉन पढ़े हैं, प्रोटॉन पढ़े हैं। सबका एंड का दो अल्फाबेट क्या है, ओ एन, है ना। तो जब भी पार्टिकल हमको पता चलता है कि कोई पार्टिकल है, तो उसको लास्ट में हम ओ एन लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ओ एन आता है लास्ट में, दो अल्फाबेट। प्रोटॉन लास्ट में ओ एन आया। तो यही से यहाँ पे भी हमको जब फोटोन का पता चला कि ये पार्टिकल के जैसा है, तो हम इसके भी लास्ट में ओ एन लगा दिए और इसको फोटोन बोलने लगे। फोटोन दो वर्ड से मिलके बना है, फोटो और ओ एन लगा दिए लास्ट में। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो इज नथिंग बट लाइट। फोटो वर्ड की मीनिंग क्या होती है, लाइट होती है। तो ये लाइट का पार्टिकल है, लाइट में जो पार्टिकल मिलता है ना, तो उसको हम फोटोन बोलते हैं। तो यही से इसके लास्ट में ओ एन लगा दिए और स्टार्टिंग में क्या है, फोटो है। तो फोटोन हो गया ये, मतलब इट इज अ पार्टिकल विच प्रेजेंट इन अ लाइट, लाइट में होता है और रेज में होता है, वेव में होता है। तो इट कंसिस्ट, इट हैज सम एनर्जी, इसके पास कुछ एनर्जी भी रहती है, वो चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये चैप्टर में ना हम फोटोन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इस पे मास नहीं होता, ये चार्जलेस होता है। इसको पैकेट ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं और क्वांटा भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल, कि फोटोन कहाँ कहाँ मिलता है। तो विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक एग्जाम्पल है, इसमें आपको फोटोन मिलेगा। अल्ट्रावायलेट लाइट इनविजिबल, बाकी सब इनविजिबल है। तो ये सब लाइट में क्या होता है, ऑल आर मेड अप ऑफ फोटोन। ये सब लाइट सब लाइट में एक ही पार्टिकल मिलेगा, और वो कौन सा पार्टिकल रहेगा, फोटोन रहेगा। तो फोटोन को अगर विजुअलाइज करना है, तो ये नेक्स्ट यहाँ पे एक डायग्राम है, आई होप तुमको दिख रहा होगा तुम्हारे स्क्रीन पे। ये एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे ये जो ब्लू वाला स्फीयर है, ये देखो इस पे निगेटिव माइनस लिखा है, माइनस चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और निगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यहां से लाइट आ रही है, और ये लाइट में भी कुछ स्फीयर्स दिख रहे हैं आपको, स्मॉल स्मॉल येलो स्फीयर। दीज येलो स्फीयर्स आर नथिंग बट फोटोन। यही क्या है, फोटोन। लाइट में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब ये लाइट में कौन से पार्टिकल है, फोटोन। ये फोटोन जब, और ये फोटोन के पास एनर्जी है, ये फोटोन क्या है, एनर्जी का पैकेट है। ये जब इंसिडेंट होंगे मेटल सरफेस पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये उनसे कोलिजन करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। तो यही इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर में आगे, बट फोटोन क्या होता है उसको समझाने के लिए आपको इमेज दिखा रहे हैं। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना दो वर्ड से मिलके बना है, एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक चार्ज से आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आ जाता है, और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड से आया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी होता है, मतलब ये वेव है, तो ये वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होती है, यही से हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक एनिमेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। यहाँ पे ये जो रेड एरोज या रेड लाइंस दिख रहे हैं, ये रेड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ब्लू एरो या ब्लू लाइंस दिख रही है आपको, वो है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको ना समझने के लिए यही से मैं एनिमेशन दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, ये जो रेड एरो है ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप रेड एरो पे ध्यान दो, रेड लाइंस पे ध्यान दो, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। और ये जो ब्लू एरो है, उसको हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारे स्क्रीन से निकल के बाहर आ रहा है अगर वो एरो की डायरेक्शन आउटवर्ड है, और अगर इनवर्ड है तो वो स्क्रीन के अंदर जा रहे हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइंस है, रेड एरोज, रेड एरो इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, while these blue arrow indicating the magnetic field, and these electric and magnetic field are perpendicular to each other। यहाँ पे देखो आपको एरोस का दिखेगा, ये रेड एरो ऊपर जा रहे हैं और ये ब्लू एरो बाहर की तरफ, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन के बाहर, अगर आप स्क्रीन पे उंगली रखते हो और उसको पॉइंट करते हो बाहर की तरफ, तो वो स्क्रीन और आपकी उंगली के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये 90 डिग्री का बनने वाला है। ये एंगल की बात कर रहे हैं, दिस इज द एंगल। ये रेड एरो की डायरेक्शन है, रेड कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये ब्लू कहाँ पे जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और ये दोनों एरो के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90। ये दोनों एरो के बीच में एंगल क्या है, 90। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसे ये रेड एरो डाउनवर्ड में जा रहा है और ये ब्लू एरो इनवर्ड में जा रहा है। तो जब आप ये दोनों के बीच का एंगल मेजर करोगे, तो ये दोनों फील्ड की डायरेक्शन क्या कैसी मिलेगी आपको, परपेंडिकुलर मिलेगी। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, ऑलरेडी जो मेरा लेक्चर 1 महीने से अटेंड कर रहा है फर्स्ट डे से, तो उनको पता होगा कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव के इंट्रोडक्शन में भी हम पढ़े थे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव क्या होती है। वेव के पास सबसे पहले एम्पलीट्यूड होगा। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो आपको ये भी पता होगा, अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हो सुपरपोजिशन वेव का, कि पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं और वेव क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो ये पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, अप एंड डाउन। ये जो डैश लाइन दिख रही है तुमको, स्ट्रेट लाइन दिख रही है सेंटर में, ये है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में कवर करता है और कितना डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर करता है, ये जो मीन पोजीशन से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। ये यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड। ये जो डिस्टेंस है, एरो दिख रही होगी आपको, मैं एरो बना रहा हूं, ये सब क्या है, एम्पलीट्यूड। अगर आपको एम्पलीट्यूड मेजर करना है तो आप कहां से मेजर करोगे, मीन पोजीशन से मेजर करोगे, ये स्ट्रेट लाइन से मेजर करोगे कि पार्टिकल कितना मैक्सिमम डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में कवर कर रहा है
और कितना डिस्टेंस डाउनवर्ड में कवर कर रहा है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। इसको ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं और इसको मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। उसके बाद वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो अब क्रस्ट और ट्रफ क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, आप इसको क्रस्ट बोलोगे, ये फिर टॉप मोस्ट पार्ट ये क्रस्ट, ये फिर टॉप मोस्ट पार्ट ये क्रस्ट। तो एक क्रस्ट, दो क्रस्ट और तीन क्रस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो क्रस्ट है आपका, ये दो सक्सेसिव क्रस्ट, मतलब एक के बाद जो दूसरा क्रस्ट है वो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और जो बॉटम मोस्ट पार्ट है उसके बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलेंगे हम? वेवलेंथ। ये ट्रफ्स है, आप दोनों डिस्टेंस मेजर करो, आपको डिस्टेंस सेम मिलेगा। दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस देख लो या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो, ये क्या रहेगा? आपका वेवलेंथ रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक है टाइम पीरियड। अब वेव कैसे बनती है? जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल्स क्या होता है? एक अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो डायग्राम के नीचे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा वाई एक्सिस के अलोंग और वेव ट्रैवल करेगी एक्स एक्सिस के अलोंग। तो पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा और वेव आगे बढ़ते चले जाएगी। तो यहाँ पे जब पार्टिकल एक बार वाइब्रेट करता है ना, तो ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनता है। अगर पार्टिकल एक बार वाइब्रेट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ये इतनी वेव बनेगी। दो बार वाइब्रेशन हुआ तो ये इतनी वेव बन जाएगी। तो एक वाइब्रेशन में एक वेव बनती है। ये देखो एक साइकिल में एक क्रस्ट आ गया, एक ट्रफ आ गया, फिर से सेम चीज रिपीट होगी तो ये दूसरी साइकिल है, फिर से सेम चीज रिपीट होगी तो ये तीसरी साइकिल है। तो ये एक साइकिल मतलब ये एक साइकिल यहां से सपोज करते हैं, अगर ये एक पॉइंट है तुम्हारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड के इक्वल। एक वाइब्रेशन जब पार्टिकल करेगा, पार्टिकल एक वाइब्रेशन कर रहा है तो ये एक साइकिल कंप्लीट होगी, तो हम बोलेंगे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आने वेव को टाइम लगा इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड, मतलब पार्टिकल एक वाइब्रेशन कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रीक्वेंसी। अब पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट हो रहे हैं। एक वाइब्रेशन को जो भी टाइम लग रहा है दैट इज टाइम पीरियड। बट हो सकता है वो एक वाइब्रेशन वो 1 सेकंड में कर रहा है, या एक वाइब्रेशन के लिए 5 सेकंड ले रहा है, या एक वाइब्रेशन वो 0.01 सेकंड में कर रहा है। तो वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के लिए कितना भी टाइम लग सकता है, बट 1 सेकंड में वो कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। पार्टिकल तो वाइब्रेट हो रहा है, तो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड of a particle is called frequency and it is denoted by n। ये सब पढ़ चुके हैं, अगर आप पढ़े हो वो वीडियो देखे हो जो मैं कल काम दिया था, अगर वो किए हो तो तुमको पता है कि कुछ नया नहीं है ये। और यहाँ पे रिलेशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये सबको याद रखना है, ये बार बार हम यूज करने वाले हैं। जब भी वेव के चैप्टर पढ़ेंगे हम ये रिलेशन यूज करेंगे। और ये रिलेशन क्या है? द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। n इज इक्वल टू 1/t होता है और t इज इक्वल टू 1/n होगा। अब आगे क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी या स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम। वेव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब वेव ट्रैवल कर रही है, वेव
इज नथिंग बट, और जब वेव मूव होती है तो एनर्जी आगे बढ़ती है या एनर्जी ट्रैवल करती है? पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा बट एनर्जी क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, और वो एनर्जी की स्पीड रहेगी कुछ। तो यहाँ पे वही स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हैं, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आपको स्पीड का फॉर्मूला दिखेगा, स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेव वेलोसिटी को समझना कैसे है, तो इसके लिए फिर से हम एक डायग्राम देखते हैं। ये एक वेव है। अब ये वेव में क्या हुआ, पार्टिकल एक बार वाइब्रेट हुआ तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई वेव की। ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ बन गया, और ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ मतलब बन रहा है। इसका ये मतलब है कि इसको टाइम कितना लगा है, इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड। कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड के इक्वल टाइम लगा। और ये डिस्टेंस कितना होता है, तो हम बोलेंगे एक वाइब्रेशन हुआ मतलब एक वेव बनी है, और अगर एक वेव बनी है तो वो डिस्टेंस को हम बोलेंगे दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। मतलब एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनता है, ये वेव का अगर एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनेगा तो ये डिस्टेंस कितना है, 1 लैम्डा है, मतलब वेवलेंथ के इक्वल है, लैम्डा इज वेवलेंथ। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आपको लैम्डा डिस्टेंस मिलेगा, और ये पॉइंट से सेम पॉइंट से ये पॉइंट तक आने के लिए आपको टाइम कितना लगा, इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड। ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ट्रैवल करना है। तो डिस्टेंस जब आप मेजर करोगे तो वो लैम्डा के फॉर्म में वो डिस्टेंस है लैम्डा, और जो टाइम लगा है वो टाइम है इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड। तो यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास वेलोसिटी का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किए, लैम्डा, टाइम कितना लगा, टी। तो आगे हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कवर किया है लैम्डा, तो लैम्डा लिख लिए। टाइम कितना लगा, इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड, तो कैपिटल टी लिख लिए। टाइम पीरियड हो हमेशा कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब ये इक्वेशन को ना थोड़ा सी रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में लैम्डा है इसको साइड में लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर में टी है इसको साइड में, ये दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो अलग अलग कैसे लिखोगे आप, v इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू लैम्डा। 1 अपॉन टी चाहिए था हमको, 1 अपॉन टी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और यहाँ पे हम लास्ट स्लाइड में, पिछली स्लाइड में पढ़े कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये 1 अपॉन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, और एन लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं हम, एन से। तो अब v का फॉर्मूला 1 अपॉन टी की जगह n रख देते हैं, तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये फॉर्मूला है तुम्हारा वेव वेलोसिटी का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेव वेलोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एन, दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये फॉर्मूले को वर्ड्स में लिख दिए, इक्वेशन 1 को ही वर्ड्स में लिखे है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये वेव के चैप्टर जब भी पढ़ोगे ये चीज कॉमन रहेगी, बट इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर में हम जो वेव पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो लाइट है, लाइट ट्रैवल कर रही है कुछ स्पीड से ना, स्पीड ऑफ लाइट आप पढ़े हो, लाइट का चैप्टर 11th में पढ़े थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या कुछ ऐसे ही टॉपिक है, टॉपिक का नाम नहीं याद है मेरे को, बट लाइट का कोई तो चैप्टर पढ़े थे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो वहां पे हम पढ़े थे लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसके स्पीड को हम v से नहीं डिनोट करते थे, c से डिनोट करते थे। तो यहाँ पे ये चैप्टर में जो फॉर्मूला यूज करने वाले हम,
वो फॉर्मूला अब आपको सबसे लास्ट में दिख रहा होगा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों एक ही इक्वेशन है, दोनों वेलोसिटी की इक्वेशन है, राइट। यहां पे एक जनरल इक्वेशन के लिए हम v इज इक्वल टू एन लैम्डा लिख रहे हैं, बट इन दिस चैप्टर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय c। वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो v की जगह यहां पे हम c यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए ये चैप्टर में हम न्यू यूज करेंगे, ये v नहीं है, ये जो आप सिंबल देख रहे हो इसको हम बोलते हैं न्यू। जैसे आप म्यू पढ़ते हो MU, वैसे आप ये सिंबल को न्यू बोलोगे NU। तो दिस सिंबल इज कॉल्ड एज न्यू एंड इट इज द सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के लिए है, और वेवलेंथ के लिए हम वही पुराना सिंबल लैम्डा यूज करेंगे। तो ये चैप्टर में जब भी C वेलोसिटी की लिखना होगा, डिनोट करना होगा, हम C से डिनोट करेंगे। जब भी ये चैप्टर में फ्रीक्वेंसी को डिनोट करना होगा तो हम न्यू से डिनोट करेंगे, NU, और वेवलेंथ को लैम्डा से। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये हम ये चैप्टर में बार बार यूज करेंगे। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बार बार यूज करोगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सिंबल चेंज हुए हैं, बाकी सब एक ही है। इक्वेशन 1 भी वेलोसिटी की इक्वेशन है, इक्वेशन 2 भी वेलोसिटी की इक्वेशन है। तो ये नई कैरेक्टरिस्टिक थी, यही से इतनी डिटेल में। फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर क्या होता है, तो अब फ्रीक्वेंसी तो हम कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में पार्टिकल कितनी बार वाइब्रेट होगा। अगर 4 बार वाइब्रेट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज, अगर 6 बार वाइब्रेट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेव नंबर। ये बिल्कुल नई कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे। तो वेव नंबर बेसिकली क्या होता है, वेव नंबर को k से डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट डिस्टेंस। उसका फॉर्मूला दिया है वेव नंबर को k से, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। 1/λ करोगे तो वेव नंबर, वेव लेंथ को 1 से डिवाइड करोगे तो वेव नंबर आ जाएगा। वेव लेंथ का यूनिट है मीटर, तो इसका यूनिट वेव नंबर का यूनिट हो जाएगा 1/मीटर, और मीटर रेज़ टू -1। अब इसको समझते कैसे है, डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेव लेंथ। वेव लेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट डिस्टेंस, एक यूनिट डिस्टेंस में कितने वेवलेंथ आने वाली है। तो ये डायग्राम आप देखोगे, जो सबसे टॉप पे वेव है, ये आपको रेड कलर की वेव दिखेगी, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, लॉन्ग वेवलेंथ है। और जो सबसे बॉटम की वेव है, उसकी सबसे वेवलेंथ कम है, राइट। इसकी जो नीचे वाली वेव है इट इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो ऊपर वाली वेव है इट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ये डिस्टेंस है 1 मीटर। हमको क्या लेना है, यूनिट डिस्टेंस लेना है। यूनिट का मतलब होता है 1, हम डिस्टेंस ले लिए 1 मीटर। अब अगर ये 1 मीटर है, दिस इज योर 1 मीटर डिस्टेंस, राइट। तो ये डिस्टेंस को मैं 1 मीटर ले लिया। अब ये जो सबसे ऊपर वाली वेव है, उसका देखते हैं कितनी साइकिल बन रही है। तो ये एक ट्रफ बना, एक क्रस्ट बना, ये एक वेव हो गई। फिर ये दूसरा ट्रफ, सेम चीज रिपीट हो रही है, दूसरी वेव। फिर ये तीसरी वेव रिपीट हुई, फिर ये चौथी वेव कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ आ गई, कितने लैम्डास आ गए। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम, कितने लैम्डा मिल गए हमको ये 1 मीटर में। ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 1 लैम्डा कंप्लीट हुआ।
फिर एक क्रस्ट और एक ट्रफ, तो यहाँ पे 2 लैम्डा कंप्लीट हो गया, एक और वेवलेंथ मिल गई। फिर ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ, यहाँ पे 3, और ये चौथा कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम इसको नहीं लेते, हम 3.5 ले लेते हैं। तो कितने लैम्डास आ गए, तो हम बोलेंगे ये 1 लैम्डा, यहाँ पे फर्स्ट वाला लैम्डा मिला, ये सेकंड लैम्डा मिला, ये थर्ड लैम्डा मिला, और ये हाफ लैम्डा ले रहे हैं। तो 3.5 यूनिट डिस्टेंस में, यूनिट डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर में कितना लैम्डा आ गया, 3.5 लैम्डा आ गया। अब दूसरी वेव देखते हैं, दूसरी वेव का कितना लैम्डा आ रहा है। तो ये क्रस्ट से स्टार्ट हुआ, ट्रफ और क्रस्ट, ये एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है सेकंड वेव की, फिर से वही चीज रिपीट हो रही है तो ये दूसरी साइकिल, फिर से वही चीज रिपीट हो रही है तो ये तीसरी साइकिल, फिर से वही चीज रिपीट हो रही है तो ये चौथी साइकिल। 1 2 3 4 4.5। तो नीचे वाली वेव जो है, येलो वाली वेव, उसमें कितनी वेवलेंथ है, कितने लैम्डा आ गए, तो हम बोलेंगे 4.5। तो वेव नंबर ज्यादा किसका है, नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा कहां पे मिली, तो सेकंड वाली में मिली। अब थर्ड वाली जब आप देखोगे तो थर्ड वाली वेव में 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, और ये सपोज करते हैं 6। नीचे वाली और ज्यादा वेव, 1 मीटर, ये डिस्टेंस सेम रखना है बट वेव अब और ज्यादा हो गई ना, फर्स्ट वाली 3 मिली, सेकंड वाली 4 मिली, ये थर्ड वाली 6 मिल गई। इसके बाद वाली वेव के नंबर इंक्रीज होने वाले हैं, और सबसे लास्ट में जो वेव है वो सबसे ज्यादा वेव मिलेगी, तो इट हैज हायर वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स कितने मिल रहेंगे, ज्यादा मिलेंगे, 6 से ज्यादा मिलेंगे, 10 12 15 जो भी है वो काउंट कर लेना तुम लोग, राइट। तो नंबर ऑफ वेव्स एक यूनिट डिस्टेंस में किस जो होते हैं उसको ही हम बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर में आपको वेव के नंबर कैलकुलेट करना है। तो ये फर्स्ट वाली वेव, वेव नंबर कितने हैं, सबसे कम है, और वेव की लेंथ कितनी है, अगर लाइन लेंथ ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है, तो वो कम एडजस्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे वेव की लेंथ जितनी ज्यादा होती है वेव नंबर उतना कम होता है। वेव लेंथ सबसे ज्यादा है फर्स्ट वाली वेव की, तो उसका वेव नंबर सबसे कम रहेगा। आप अगर देख सकते हो तो आपको यहाँ पे देखो, लॉन्गर द वेव लेंथ, स्मॉलेस्ट द वेव नंबर, शॉर्टर द वेव लेंथ, हायर द वेव नंबर। ये समझ में आ गया सबको। डायग्राम में ये साइड का स्पेस, हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो वेवलेंथ जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे वेव नंबर डिक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो वेव नंबर इंक्रीज हो रहा है, और दैट इज योर वेव नंबर। वेव नंबर मीन्स नंबर ऑफ वेव एक पर्टिकुलर स्पेस में कितना आने वाले हैं एक पर्टिकुलर यूनिट डिस्टेंस पे। तो सबसे ज्यादा वेव्स हमको ये सबसे बॉटम में जो वेव है पिंक वाली वेव उसमें मिलेंगे, तो इट हैज हायर वेव नंबर, और सबसे कम वेव नंबर जो सबसे टॉप पे वेव है उसका है। तो दिस इज योर वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव ज्यादा कहाँ पे आ गए। अच्छा, अब नंबर ऑफ वेव ज्यादा रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, उसकी ज्यादा रहेगी। इससे पहले अगर आप वो इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से पढ़े हो तो उसमें पढ़े रहोगे लो फ्रीक्वेंसी वेव और हाई फ्रीक्वेंसी वेव। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब वेव नंबर ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है मतलब वेव नंबर कम है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या है, अगर मैं वेवलेंथ बढ़ाता जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है मतलब वेव नंबर भी कम हो रहा है। तो जो रिलेशन वेव नंबर और वेवलेंथ में है सेम रिलेशन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में भी होता है। यहाँ पे साइड में आपको फ्रीक्वेंसी का दिखेगा लिखा हुआ है। तो आई होप तुमको ये डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गया होगा वेव नंबर क्या होता है।
दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो आज वेव वेलोसिटी पढ़ लिए, वेव नंबर पढ़ लिए, और ये अच्छे खासे डिटेल में पढ़ लिए हम। यहाँ पे वेव लेंथ आप इंक्रीज करोगे तो वेव नंबर डिक्रीज होगा, तो हम बोलेंगे दीज टू आर रेसिप्रोकल टू वन अनदर। तो यहाँ पे अब हम फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल की तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बट यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो ये चैप्टर से रिलेटेड है वही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स आर ऑल द पार्टिकल्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। अब पार्टिकल कैसे समझ में आएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि पार्टिकल के पास मास होगा और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होगा मतलब वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला है। पार्टिकल है तो उसके पास मास होगा और उसका कुछ वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम की वजह से क्या करेगा, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। पार्टिकल या मैटर या मास किसको बोलेंगे हम, तो पार्टिकल, मैटर और मास, ये जो मोबाइल फोन है तुम्हारे हाथ में ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल से मिलके बना है, राइट। ऐसे ही कोई भी लिक्विड ले लो, वाटर ले लो, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका कुछ मास होता है, तो वो किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है। तो अगर पार्टिकल है तो उसका मास होगा और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज they can be broken into millions of tiny pieces further। अब ये मोबाइल फोन है या ये जो भी आप मटेरियल चीजें देखते हो तुम्हारे घर में आसपास, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, डिवाइड कर सकते हैं या फर्दर उसका पीसेस बना, स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल में क्या करते हैं हम, कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमको पता है मैटर का जो स्मॉलेस्ट पीस होता है उसको हम एटम बोलते हैं, और एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे एक इमेज है ये, इसमें मैटर की 3 स्टेट बताया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड में वो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस होता है कुछ एज कंपेयर टू सॉलिड, वो डिस्टेंस जो पार्टिकल का रहेगा ज्यादा रहेगा। मीन्स लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़ा सेपरेटेड होते हैं, और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस और इंक्रीज हो जाता है। तो ये थोड़ा सी पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिए। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़े होंगे इससे पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड में, बट ये चैप्टर से रिलेटेड जो है वही हम पढ़ने वाले हैं। पार्टिकल की एक और कैरेक्टरिस्टिक है, और पार्टिकल की नहीं बोलेंगे हम, मूविंग पार्टिकल की बोलेंगे। अगर एक पार्टिकल है उसका मास है होगा, और अगर वो मूव हो रहा है तो उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो यही है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। मोमेंटम क्या होता है, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, एनिमेशन देख रहे हो। ये एनिमेशन में क्या बताया है कि 2 पार्टिकल्स है, दे आर मूविंग, और वो क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। अब कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद क्या हुआ, आप क्या बोलोगे, कौन ज्यादा फोर्स लगाया, रेड वाला पार्टिकल ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है या व्हाइट वाला पार्टिकल ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। आप ये एनिमेशन देख के समझ सकते हो विच पार्टिकल इज एक्सर्टिंग अ मोर फोर्स। तो यहाँ पे रेड वाला पार्टिकल की डायरेक्शन हुआ है, बट ये व्हाइट वाला पार्टिकल क्या हुआ, बाउंस ऑफ हो गया कोलिजन के बाद, वो और दूर चले जाता है। तो अगर कोलिजन के बाद ये पार्टिकल और दूर जा रहा है, व्हाइट वाला मतलब इस पे जो फोर्स एक्सर्ट किया रेड वाला पार्टिकल, दैट फोर्स इज मच लार्जर। तो मोमेंटम का रिलेशन ना फोर्स से भी है, मोमेंटम जितना ज्यादा रहेगा वो उतनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट, मतलब ये व्हाइट रेड वाला पार्टिकल का मास ज्यादा है, और मोमेंटम का फॉर्मूला
क्या होता है, आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके रहोगे, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मतलब अगर आपको मोमेंटम इंक्रीज करना है तो आप या तो उसका मास इंक्रीज करने वाले हो या वेलोसिटी। तो यहाँ पे रेड वाला पार्टिकल कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एज कंपेयर टू व्हाइट वाला पार्टिकल बहुत ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यही से वो क्या हो गया, कोलिजन के बाद बाउंस बैक कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम रेड वाले पार्टिकल का ज्यादा है, और मोमेंटम ज्यादा है मतलब उसका मास ज्यादा रहेगा, वेलोसिटी व्हाइट वाले की ज्यादा है। तो मोमेंटम अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप या तो मास इंक्रीज करोगे या तो वेलोसिटी इंक्रीज करोगे। और ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है मोमेंटम का। ये चैप्टर में मोमेंटम हम पढ़ने वाले हैं। मोमेंटम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। मोमेंटम पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी वेव की कैरेक्टरिस्टिक है, वैसे मोमेंटम की कैरेक्टरिस्टिक वैसे पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम का मतलब उसके पास मास भी होना चाहिए और उसके पास वेलोसिटी भी होना चाहिए। तो द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, और ये मोमेंटम को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। दैट स्मॉल p is equal to m into v, where m is the mass of the particle and v is the velocity। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, p is equal to m into v। अब मोमेंटम का यूनिट क्या रहेगा, तो मास को हम मेजर करते हैं केजी में और वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा केजी इनटू मीटर पर सेकंड। अब अगर पार्टिकल मूव नहीं होता है, अगर पार्टिकल रेस्ट में मोशन नहीं कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जो भी पार्टिकल अगर वो अपनी जगह पे रुका हुआ है तो उसके पास मोमेंटम नहीं होगा। तो मोमेंटम किसके पास होगा, तो हम बोलते हैं एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट और पार्टिकल हैज मोमेंटम। मोमेंटम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूविंग पार्टिकल और मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तभी उसके पास मोमेंटम होगा, अदरवाइज उसके पास मोमेंटम नहीं होने वाला है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। मास तो हर पार्टिकल के पास होगा, बट अगर कुछ पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी नहीं रहेगी, जीरो रहेगी। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम जीरो है, मतलब रेस्ट वाले पार्टिकल के का मोमेंटम नहीं रहेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है। और जो पार्टिकल मूव हो रहा है कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, मतलब कुछ ना कुछ मोमेंटम रहेगा। यही से हम क्या बोलते हैं कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज मोमेंटम। अगर मोशन में है तभी उसके पास मोमेंटम रहेगा, अगर मूव नहीं हो रहा है तो उसके पास मोमेंटम नहीं होगा। तो मोमेंटम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूविंग पार्टिकल। ये एक चीज याद रखना है, हर पार्टिकल के पास मोमेंटम नहीं होता है, बट जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं उनके पास मोमेंटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज दैट अ पार्टिकल कैन पजेस। अब पार्टिकल कौन कौन से टाइप की एनर्जी पजेस करते हैं या कौन कौन से टाइप की एनर्जी शो करते हैं। तो पार्टिकल पजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी के टाइप्स है पार्टिकल के। आप कितनी डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी के नाम बता सकते हो। तो हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स। बहुत सारे फॉर्म्स में एनर्जी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी हो गई, और भी बहुत सारी एनर्जी के फॉर्म है। आपको 10-12 एनर्जी के फॉर्म मिल जाएंगे, बट वो जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ना, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर आइदर काइनेटिक और पोटेंशियल। आप थर्मल एनर्जी ले लो, मैकेनिकल एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ले लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले लो,
जितने भी टाइप्स की एनर्जी के आप नाम सुन रहे हो ना, वो सब के सब एनर्जी को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी को ब्रॉडली दो कैटेगरी में ट्रांसफर करते हैं। हर टाइप की एनर्जी ये दो कैटेगरी में क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, या तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी या तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो ये जो एनर्जी है, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अभी इससे पहले हम क्या पढ़े, एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़े मोमेंटम की। मोमेंटम की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज अ मोमेंटम। अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो मोमेंटम रहेगा। यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी। द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन, मोशन से एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल मूव हो रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी, अगर पार्टिकल मूव नहीं हो रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑफ एन बॉडी। तो यहाँ पे m क्या है, m है मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो जब से हम पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़े पार्टिकल की, तो एवरी पार्टिकल हैज मास, पार्टिकल के पास मास होता ही है। बट अगर वेलोसिटी है वो पार्टिकल की तो उसके पास मोमेंटम होगा। अगर वो पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। So the energy which is associated with motion is called as kinetic energy, and the formula of kinetic energy is equal to half mv square, where m is equal to mass of the particle and v is equal to velocity of the particle। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होगा और मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी रहेगी वो कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की काइनेटिक एनर्जी के भी बहुत सारे फॉर्म्स है। तो काइनेटिक एनर्जी के जो फॉर्म्स है अभी वो पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हम पढ़े, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ अ मूविंग पार्टिकल। अगर एक पार्टिकल मूव हो रहा है, मोशन में है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। कितने टाइप्स की काइनेटिक एनर्जी आप बता सकते हो, तो यहाँ पे 4 टाइप्स की काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे टेबल दिख रहा है, इसमें फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में क्या है, टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद सेकंड कॉलम में कौन से टाइप के पार्टिकल्स ये काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं, और उसके बाद थर्ड कॉलम में एग्जाम्पल एंड सब टाइप। तो ये टेबल के में 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में टाइप्स ऑफ काइनेटिक, फर्स्ट टाइप है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो हमको दिखते हैं, जो हम छू सकते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक, और उसके ही नीचे देखोगे तो एक होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हमको ऐसे नहीं दिखेगा, उसको हम माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। बट मैक्रोस्कोपिक ऐसे पार्टिकल है जो हमको दिखते हैं। आपके मोबाइल फोन, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आपका हेडफोन, जो भी आप यूज कर रहे हो, अभी आप सोफे पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, वो सब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में आता है, मतलब लार्ज पार्टिकल। तो मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, वो मोशन से रिलेटेड जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो मैकेनिकल एनर्जी रहेगी। कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, बड़ी बड़ी मशीन्स है, मसल्स का जो मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल्स है, विंड है, फ्लो ऑफ वाटर है, ओशियन वेव है, साउंड वेव है। तो ये सब एग्जाम्पल है तुम्हारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की।
और ये सबके पास कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी इज द फर्स्ट टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी। अब थर्मल टर्म सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि इट इज रिलेटेड टू हीट, राइट? तो रैंडम मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जैसा मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, आयंस है, इनके पास क्या होती है? थर्मल एनर्जी होती है। वो थर्मल एनर्जी की वजह से ये क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं। तो हीट, फायर, जियोथर्मल, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है थर्मल एनर्जी की। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है बल्क ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है। कौन से टाइप्स के मोशन पार्टिकल ये मोशन करते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड आयंस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाउस होल्ड करंट, जितने भी सॉकेट है आपके घर में, करंट आ रहे हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द वन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये सब काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एसी एंड डीसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, लाइटनिंग, बारिश हो रही है अभी, लाइटनिंग भी होती है, तो वो भी क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस है। उसके बाद लास्ट वाली जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डिस्टरबेंस प्रोपगेटिंग थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है डिस्टरबेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, तो उनका जो डिस्टरबेंस रहेगा दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो डिस्टरबेंस प्रोपगेटिंग थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और द मोशन ऑफ फोटॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है मतलब लाइट है, एंड लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल मूव हो रहा है? फोटोन मूव हो रहा है। तो अगर ये मोशन में है तो ये कौन से टाइप की एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट मतलब विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरेज, गैमा रेज। तो यहाँ पे ये एक लाइट जो है ये हमको दिखती है, बाकी सब इनविजिबल होता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग टाइप्स है। ऑल आर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मोशन ऑफ फोटोन है। फोटोन के बारे में थोड़ा सी हम पढ़े हैं चैप्टर में, और आगे भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स। अब उसके बाद जो है पोटेंशियल एनर्जी, क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले होता क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन से रिलेटेड क्या है? होती है। अगर आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पोजीशन पता लगाना पड़ेगा। सपोज एक पार्टिकल अर्थ की सरफेस पे है, एक पार्टिकल की हाइट 1 मीटर है, एक पार्टिकल की हाइट 2 मीटर है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, एम जी एंड एच। एच का यहाँ एम है मास ऑफ द पार्टिकल, जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है? हाइट। तो अर्थ की सरफेस से कौन से पार्टिकल की हाइट ज्यादा है? अब ये पार्टिकल मोशन में नहीं है, इसको हम क्या किए? ऊपर रख दिए। फर्स्ट पार्टिकल को सरफेस पे रखे हैं, सेकंड पार्टिकल को 1 मीटर की हाइट पे रखे हैं, थर्ड पार्टिकल को 2 मीटर की हाइट पे रखे हैं। तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा रहेगी। मतलब पोजीशन क्या किए? हम चेंज किए। अगर पोजीशन चेंज किए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है।
potential energy. That means the energy which is associated with position. यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, इसकी हाइट आप क्या बोलोगे? इट्स हाइट इज, अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है. मास, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट. मास हम बोल रहे हैं सबका सेम है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी. अगर हाइट ज्यादा नहीं है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट होगी. तो यहाँ पे हम चेंज क्या किए? हाइट. तो अगर हाइट चेंज किए हो तो ये जो फर्स्ट पार्टिकल दिख रहा है आपको जो सरफेस पे रखा है, इसकी हाइट 0 है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. सेकंड वाले पार्टिकल की हाइट क्या की? आप इंक्रीज कर दिए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई. h की जगह उसकी हाइट की वैल्यू रख दो, 1 है, 1 मीटर है, तो h की जगह 1 रख दो, तो mg हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी. और जब ये सेकंड था लास्ट केस में, इसकी हाइट क्या की? हम डबल कर दिए. डबल कर दिए मतलब 2 मीटर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई? h की जगह 2 रख दो. अगर h की जगह 2 रखे हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 2 मीटर रख दो h की जगह, तो 2 mgh हो जाएगी. तो इसकी फर्स्ट पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0, सेकंड की mg, थर्ड की 2 mg. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होते गई? चेंज होते गई. कब चेंज हुई? जब हम वो क्या चेंज किए? पोजीशन चेंज किए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? यहाँ पे चेंज हुई. तो हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द पोजीशन. पोजीशन से एसोसिएटेड है, पोजीशन चेंज करोगे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी. नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हो ये है टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? जब कोई पार्टिकल फील्ड में रहेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रहे, या न्यूक्लियर फील्ड में रहे. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है. मास, रोलर कोस्टर, वाटर व्हील, हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिजर्वायर, ये सब किसके पास होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके पास होती है? चार्जेस के पास होती है. इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है. तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आती है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में ये टाइप की एनर्जी होती है. वीक न्यूक्लियर एनर्जी भी सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास रेडियो एक्टिव डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके हो रहा है, तो दैट इज वीक न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी. और ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं. तो पार्टिकल्स के पास दो टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक और पोटेंशियल को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लिए इधर. और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप एक चैप्टर पढ़े थे 11th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर था उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे. तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे वही चैप्टर से आया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला कैसे? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से, वोल्टेज जिसको बोलते हैं हम, वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ये चैप्टर में हम यही एनर्जी के फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यही फॉर्मूला हम आगे यूज करने वाले हैं. यूनिट क्या रहेगा इसका? जूल रहेगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा. एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट आप जूल पढ़े हो, बट उसका एक और यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन कैसे करना है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी है मतलब
कितना जूल है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इफ, तो ये आपका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कन्वर्जन याद रखना है, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में हम ये कन्वर्जन बहुत बार पढ़ने वाले हैं। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब थ्योरी में हम ये टर्म यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एनर्जी को हमेशा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करने वाले हैं या समटाइम्स जूल में मेजर करने वाले हैं। जूल आपको पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े हो, बट दिस इज द रिलेशन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो दिस इज योर 7th क्वेश्चन। क्या था? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी दैट अ पार्टिकल कैन पजेस। तो एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में होती है, बट वो सब एनर्जी को सिर्फ 2 टाइप की एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक में क्या क्या है वो देख लिए, पोटेंशियल में क्या क्या है वो देख लिए। और पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये चैप्टर में यही पढ़ने वाले हम।